जैसे अभी मैं अगर एग्जांपल लूं, जैसे कि यहाँ मेरा कट लग गया था तो मेरे हाथ से बहुत सारा ब्लड बाहर निकल रहा था। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि इसी वजह से जब डॉक्टर लोग सुई देता है तो वह अपने सिरिंज का जो इंजेक्शन का यूज करते हैं, इंजेक्शन का, तो उसमें हवा नहीं रहने देता है, क्योंकि अगर हाय एवरीवन, केडी किड्स कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो लेकर, और आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रक्त के बारे में, अर्थात ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, ब्लड में क्या क्या, ब्लड किस किस चीजों से बने होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं और गुण हैं, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ब्लड होता क्या है? ब्लड हमने पहले ही लिख दिया है, जिसे हम हिंदी में रक्त या रुधिर कहते हैं। नॉर्मल भाषा में हम इसे खून भी कहते हैं। तो यह रंग में, इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, वो भी रीजन बताएंगे। तो ब्लड एक्चुअल में होता क्या है? तो ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, ब्लड एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। यह एक कोलाइडी विलियन की तरह होता है। देखिए, कोलाइडी विलियन क्या होता है? कोलाइडी विलियन जो है, जैसे कि मतलब कोई ऐसा विलियन जिसमें कुछ कुछ जो विलियन है, मतलब दो तीन चीजों से मिलकर वह विलियन बना होता है। ठीक है, उसे हम कोलाइडी विलियन कहते हैं। जैसे कि हम दूध को लेते हैं तो दूध में भी बहुत सारे ऐसी मात्रा है जो दूध में मिले होते हैं। जब उसे हम छानेंगे तो बहुत सारा चीज, मतलब 100% जो है वह इधर से उधर पार पार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे विलियन को हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइडी विलियन कहते हैं। तो रक्त को भी जब हम छानेंगे तो बहुत सारे ऐसे रक्त में मौजूद प्रोटीन है या रक्त में मौजूद ऐसे रुधिराणु है जो आर पार नहीं होते हैं। इस प्रकार रक्त भी उसी प्रकार से बना होता है। अभी हम जब रक्त की संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह कोलाइडी विलियन क्यों होता है। तो दूध भी एक प्रकार का कोलाइडी विलियन है, उसी प्रकार रक्त भी एक प्रकार का कोलाइडी विलियन होता है। जब हम इसे किसी भी चीज से छानते हैं या कपड़ा से छानेंगे तो कुछ पार्ट्स जो होते हैं वह आर पार नहीं होते हैं, वह छन जाते हैं। ठीक है, और बाकी के जो तरल पदार्थ होते हैं वह मतलब छन के दूसरी बार जा सकते हैं। रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है क्योंकि रक्त का काम क्या होता है? परिवहन करना। यह हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है। तो परिवहन के दौरान यह विभिन्न उत्तकों का संयोजन करता है, विभिन्न उत्तकों से मिलता जुलता है। इसी कारण से हम रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। प्रकृति, रक्त किस प्रकृति का होता है? तो रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इसका पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है। और जिस भी पदार्थ की प्रकृति 7 से ज्यादा होती है उसे हम क्षारीय प्रकृति का कहते हैं। और हम जानते हैं कि अगर 7 से कम होता है तो वह अम्लीय प्रकृति का होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है तो उसे न्यूट्रल कहते हैं या उदासीकरण कहते हैं, उदासीन होता है। ठीक है, मतलब जिसका पीएच मान 7 होता है उसे हम उदासीन वस्तु कहते हैं, उदासीन प्रकृति का कहते हैं। तो यहाँ रक्त जो है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, जो कि एग्जाम में कभी पूछा जाता है रक्त की प्रकृति कैसी होती है। तो रक्त की प्रकृति क्षारीय प्रकृति की होती है, क्योंकि पीएच मान इसका 7.4 होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है, ये लोग हम भी जानते हैं, लेकिन यहाँ रीजन पूछता है कि रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है। तो रक्त में एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। यह जो हेमोग्लोबिन है इसे हम HB से दिखाते हैं, HB शॉर्टकट में दिखाते हैं। HB में हीमोग्लोबिन में Fe जो मौजूद होता है, Fe आयरन मौजूद होता है। हेमोग्लोबिन में आयरन भी मौजूद होता है। आयरन की कमी भी हमारे शरीर में कभी कभी आयरन की भी कमी हो जाती है। आगे हम बताएंगे कि हेमोग्लोबिन जो Fe की कमी से क्या होता है, यहाँ हमने लिख रखा है सारा चीज। तो हेमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त जो होता है लाल होता है। अगर किसी के शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो उनके रक्त का रंग जो है, लाल रंग जो है वह धीरे धीरे कम होता चला जाता है। या किसी ऐसे जीव जिसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है, उनका जो खून होगा वह सफेद होगा। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन के कारण हमारा रंग जो होता है वह लाल होता है। और हेमोग्लोबिन के बारे में एक चीज और जान लेते हैं। हेमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है वह ऑक्सीजन के 4 अणु के बराबर उनका क्षमता होता है। मतलब हेमोग्लोबिन का जो एक अणु का जो क्षमता है, जो एक अणु का जो पावर है, वह ऑक्सीजन के 4 अणु के पावर के बराबर होता है, उनकी क्षमता के बराबर होता है। इसी कारण से हम हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि किस प्रकार हम श्वसन करते हैं, तो श्वसन के दौरान जो हमारा ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को ऊपर नीचे ले जाता है। ठीक है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उस ऑक्सीजन को
ब्लड के द्वारा ही पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का वह वाहक कहलाता है। ठीक है, तो वह रीजन इनने यहाँ बता दिया कि हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं के बराबर होता है, इसीलिए हम इसे ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। इसे हम लिख सकते हैं हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन, यहाँ छोटा सा हम लिख देते हैं, इसे हम ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, निर्माण, रक्त का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा क्या होता है, बहुत सारे ऐसे हमारे मतलब अस्थि मज्जा क्या होता है, जैसे हड्डी जो होती है, हमारी जो हड्डी होती है, उन हड्डी के बीच में ये मौजूद होता है बोन मैरो, उनके बीच में रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो यह अस्थि मज्जा में होता है। और रक्त जो रक्त खराब हो जाता है वह कहाँ जमा हो जाता है, इसके यानी कि प्लीहा में जमा होता है। प्लीहा हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट में पाया जाता है। जो भी ब्लड हमारे शरीर में खराब हो जाता है, या ऐसा समझे कि जो रक्त मर जाता है, तो वह प्लीहा में जाके जमा हो जाता है। ठीक है, इसे हम कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो हमारे शरीर में कब्रिस्तान, रक्त का कब्रिस्तान क्या होता है, या रक्त का कब्र किसे कहते हैं, तो प्लीहा कहते हैं। जो भी खराब खून होता है हमारे शरीर का, वह प्लीहा में जाके जमा हो जाता है। और बनता कहाँ है, निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि अस्थि मज्जा में जो रक्त बनता है वह एक वयस्क शरीर में बनता है। वयस्क कहने का मतलब है जो एक अच्छे युवा, मतलब जो बच्चे जन्म के बाद जो वयस्क बन जाते हैं, उन शरीर में, उनके शरीर में यह अस्थि मज्जा बनता है। लेकिन जो बच्चे पेट में होते हैं, माँ के भ्रूण में जो होता है, तो वहां पे भ्रूण में मतलब अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। वैसे जो बच्चे माँ के पेट में होते हैं, तो वहां भ्रूण में ही ब्लड का निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं रक्त। यहाँ रक्त के बारे में बहुत सारी विशेषताएं पढ़ ली कि रक्त क्लाइडी विलियन होता है, यह एक प्रकार का विलियन है। ठीक है, यह तरल संयोजी उत्तक भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत सारे उत्तकों का परिवहन के दौरान संयोजन करता है, इसीलिए हम इसे तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं। इनका प्रकृति, क्षारीय प्रकृति का होता है, पीएच मान 7.4 होता है। इनका रंग लाल होता है। लाल रंग क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के मौजूदगी के कारण होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और इनका कब्रिस्तान क्या होता है, वह प्लीहा में जाकर जमा हो जाता है। अब रक्त का कार्य क्या है, हमारे शरीर में रक्त के क्या मुख्य कार्य हैं। ठीक है, तो रक्त का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है पोषक पदार्थ का परिवहन। ठीक है, पोषक पदार्थ का परिवहन कहने का मतलब है जो भी हम खाना खाते हैं, तो डाइजेस्टिव होने के बाद, पाचन होने के बाद, डाइजेशन जब हो जाता है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन जब हो जाता है, तो उनसे जो निकली हुई एनर्जी है, वह एनर्जी ब्लड के द्वारा ही पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। तो यह हमारे पोषक पदार्थ का, जो भी हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स हम लोग खाते हैं, उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, उनका यह क्या करता है, सर्कुलेशन करता है हमारे बॉडी में। तो यह ब्लड उसी में काम देता है। जितने भोजन पदार्थ से प्राप्त एनर्जी को यह परिवहन करता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। दूसरा, यह हमारे गैसों का भी परिवहन करता है। जो भी हम O2, हम सांस लेते हैं, वह O2 का भी यह परिवहन करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं, तो फेफड़ा तक CO2 का लाने का काम O2 मतलब ब्लड करता है। ऑक्सीजन के ले आने का मतलब यह नहीं है कि वो हमारे शरीर से जो ऑक्सीजन जाता है वो ब्लड ही ले जाता है, नहीं, वो फेफड़ा लाता है। फेफड़ा वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींचता है। पिछले चैप्टर में हमने ये बात पढ़ा रखा है। और फिर फेफड़ा से वो ब्लड जो है, ब्लड की केशिकाएं जो होती हैं, ब्लड केशिकाएं, जब हम वेन के बारे में पढ़ाएंगे तो वेन का टाइप नहीं बताएंगे, तो वहाँ केशिकाओं के बारे में बताएंगे, वाहनिया के बारे में बताएंगे। तो ब्लड केशिकाएं उन ब्लड से फेफड़ों को ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और फिर उसे बॉडी में संचित करती है। तो ब्लड जो होती है वह गैसों के परिवहन करने में भी हमारा मदद करता है। उसके बाद शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। ब्लड हमारे शरीर के अंदर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। अगर आपके शरीर में ब्लड एक निश्चित मात्रा, मतलब उपयुक्त मात्रा में आपके शरीर में मौजूद है, तो आपके शरीर का ताप कंट्रोल, नियंत्रण में रहता है। अगर ब्लड की कमी हो जाती है तो उस समय आपका ताप का नियंत्रण भी कम होता है। जो हमारे ब्लड में प्रेशर आता है, सिस्टोलिक और डायलिस्टिक, जब हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे यह प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक और डायलिस्टिक प्रेशर क्या होता है। तो उस प्रेशर से हमारे ब्लड में जो शरीर के अंदर का भी ताप है, उस प्रेशर के कारण वह हमारे शरीर का ताप जो नियंत्रण होता है। आप अगर देखते भी होंगे, जब आप हाथ रगड़ते होंगे तो आपका ब्लड, मतलब यह जो हाथ है, रगड़ने के क्रम में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यह भी इसी कारण से होता है, ब्लड के कारण से ही होता है। ब्लड की कमी के कारण आपके शरीर में रक्त क्या होता है,
रक्त की अगर ब्लड आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो आपका ताप धीरे धीरे घटने लगता है। अगर दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो अगर आप इस हाथ में अगर यहाँ से आपने अगर ब्लड को रोक दिया, ऊपर आप ब्लड नहीं जाने दे रहे, जैसे कि आप यहाँ बहुत जोर से दाबेंगे तो जो ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में हो रहा है वो यहीं तक आके रुक जाएगा, यहाँ तक आके रुक जाएगा, जिससे ब्लड मेरे उंगली में नहीं पहुंचेगा। तो आप देखिएगा कुछ देर के बाद यह उंगली आपका ठंडा पड़ जाएगा, मतलब जो अभी नॉर्मल टेम्परेचर है, अभी ऐसे बहुत जोर से दाबने के बाद इसमें क्या होता है, टेम्परेचर रुक जाता है, ब्लड पहुंचता नहीं है, ब्लड पहुंचा नहीं तो यहाँ का टेम्परेचर जो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसके मुकाबले में यह पार्ट जो है थोड़ा ठंडा हो जाएगा, यहाँ ब्लड पहुंचा नहीं तो यहाँ का ताप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से ही हमारा यहाँ जो होता है झुनझुनी भी थोड़ा बढ़ जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ झुनझुनी बढ़ गया है। या आप बहुत देर तक पलथी मार के बैठते हैं, पाँव हाथ या मुड़ के बैठते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छे से आपके शरीर में नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, झुनझुनी टाइप का ब्लड बढ़ जाता है। फिर आपको थोड़ी देर चलने फिरने से क्या होता है, वो चीज ठीक हो जाती है, जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करता है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने में भी रक्त हमारा क्या करता है, मदद करता है, किडनी तक पहुंचा देता है और फिर किडनी उस चीजों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। उत्सर्जित प्रक्रिया, उत्सर्जी पदार्थ कहने का मतलब जो हानिकारक पदार्थ है हमारे बॉडी में, उसका भी यह परिवहन करता है, शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो यहाँ हमने रक्त के कार्य समझ गए कि रक्त का क्या क्या कार्य होता है, और इतना मतलब रक्त के क्या क्या कार्य है वो हमने समझा, और इससे हमें रक्त के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला है कि हमारे शरीर में रक्त का होना कितना जरूरी है। रक्त की कमी होने से ये सब चीजें जो है हमारे शरीर में प्रभावित होती है। पोषक पदार्थ, गैसों का आदान प्रदान, शरीर में ताप का नियंत्रण, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन में क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि रक्त की संरचना होती क्या है, रक्त एक्चुअली में बना किस चीज का होता है। ठीक है, मतलब रक्त में कौन कौन से पार्ट्स मिले होते हैं। तो रक्त दो प्रकार के पदार्थों से मिलके बनता है। एक पहला पार्ट जो होता है तरल होता है, और दूसरा भाग क्या होता है, ठोस होता है। रक्त जो होता है, जैसे कि हम चाय देखते हैं कि चाय कैसे बनता है, तो चाय में एक पानी वाला पार्ट होता है जो लोग पीते हैं, और चाय में हम चीनी भी डालते हैं, चाय पत्ती भी डालते हैं, कभी कभी इलायची भी डालते हैं। दो पार्ट से मिलकर चाय बनता है। एक जो पानी होता है, ठीक है, जो हम लोग पीते हैं, लेकिन उसमें चाय बनाने के क्रम में हम उसमें पानी और दूध के अलावा भी हम लोग कुछ ठोस पदार्थ भी डालते हैं। एक तो तरल पार्ट हो गया जो बहने वाला है, जैसे कि पानी और दूध, और एक हो गया ठोस पदार्थ जैसे कि चाय पत्ती, इलायची, ये सब डाल देते। उसी प्रकार रक्त भी हमारा दो पदार्थों से मिलकर बनता है। एक तरल भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा एक इंग्लिश वर्ड है, इसे हम हिंदी में प्लाविका भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे प्लाविका भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है ठोस पार्ट। ठीक है, ठोस पार्ट क्या होता है, उसे हम रुधिराणु कहते हैं, कॉर्पस कहते हैं। ठीक है, तो रुधिराणु और प्लाज्मा यह दोनों मिलकर हमारे रक्त की संरचना करते हैं। रक्त दो विभिन्न पार्ट, तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ दोनों से मिलकर बना होता है। तरल पदार्थ को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और ठोस भाग को हम लोग रुधिराणु कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का, मतलब चिपचिपा सा एक पदार्थ होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, और इसे हम हिंदी में प्लाविका कहते हैं। और इसमें कुछ प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। उन प्रोटीनों में से जैसे कि फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, ये सब प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और हिपेरिन भी होता है इसमें, हिपेरिन हमने नहीं लिखा है, नेक्स्ट में जब हिपेरिन के बारे में बताएंगे तो वहां पे हिपेरिन के बारे में बताएंगे। ये भी हिपेरिन प्लाज्मा में ही पाया जाता है। और प्लाज्मा में सबसे ज्यादा अगर कुछ पाया जाता है वो है 90% जल पाया जाता है। प्लाज्मा चूंकि तरल पदार्थ है तो इसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है, 90%, लगभग 90% हमारा जल होता है। प्रोटीन होता है, प्रोटीन लगभग 7% होता है प्रोटीन, और उसी प्रोटीन में हमारा फाइब्रोनोजिन टाइप है, और प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, हिपेरिन पाया जाता है। तो प्रोटीन की मात्रा 7% होती है, और बाकी के जो 3% बच गए उसमें हमारा ग्लूकोज होता है, वसा होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो हमने यहाँ लिख रखा है कि प्लाज्मा में क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। प्लाज्मा में से अगर हम इन प्रोटीनों को, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन को अगर हम निकाल देते हैं, तो जो इसको अगर निकालने के बाद जो हमारा प्लाज्मा बचता है उसे हम सीरम कहते हैं। तो यह कभी एग्जाम में यह कभी पूछा जाता है, हमने यहाँ नोट नहीं किया है, लेकिन आप सीरम के बारे में भी समझ जाइए कि सीरम क्या होता है। सीरम जो होता है, जब हम प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन के बारे में
जब फाइब्रिनोजिन प्रोथीम्बिन हम प्लाज्मा से निकाल देते हैं तो जो बाकी बचा ब्लड होता है वह सीरम कहलाता है। दूसरा होता है रुधिराणु, कॉर्पसेल्स। कॉर्पसेल्स क्या होते हैं? कॉर्पसेल्स 3 प्रकार के होते हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। पहला होता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त रुधिराणु, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। और एक प्लेटलेट्स होते हैं, श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त रुधिराणु और प्लेटलेट्स, मतलब बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट्स भी इसे कहते हैं, इंग्लिश नाम है प्लेटलेट्स। इसका जो टेक्निकल नाम होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है, आरबीसी का, ठीक है। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का जो टेक्निकल नाम है वो एरिथ्रोसाइट है। व्हाइट ब्लड सेल का जो टेक्निकल नाम है वह ल्यूकोसाइट है। और प्लेटलेट्स जो होता है वो उसका बिंबाणु बोले या थ्रोम्बोसाइट बोले, थोड़ा सा टेक्निकल नाम है, थोड़ा हार्ड लग रहा होगा पढ़ने में, बट इनको याद करना है, ठीक है, इसलिए मैंने बोर्ड पे नोट भी कर दिया है। तो यहाँ कंफ्यूज ये नहीं समझिएगा। एक तो तरल भाग के बारे में हमने डिटेल में बता दिया कि तरल भाग में क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है। और रुधिराणु 3 प्रकार है, रुधिराणु में 3 प्रकार होते हैं और तीनों पाए जाते हैं। इन तीनों का भी अपना अपना एक काम होता है। आरबीसी का इंपोर्टेंस क्या होता है कि आरबीसी में यह रुधिराणु का 90% आरबीसी ही होता है और आरबीसी में ही हेमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में ही हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जिस हेमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त क्या होता है, लाल होता है। आरबीसी का जो आकार होता है वह गोल होता है। जब भी आप ब्लड बहते हुए ब्लड देखिएगा, आप अगर ब्लड को बहते हुए देखिएगा, वैसे नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब अब ब्लड बहता है तो उसमें गोल आकार का यह दिखता है। यह जो पाया जाता है यह गोलाकार। चाय पत्ती देखते हैं, चाय पत्ती गोलाकार का होता है, ऐसे समझिए। जिस तरह से दूध में, चाय में चाय पत्ती बह रहा होता है, उस तरह से यह ब्लड में भी यह बह रहा होता है, यह भी गोलाकार का होता है, ठीक है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होने के कारण क्या होता है कि हम किसी के भी आरबीसी से ना हम किसी के डीएनए सब की पहचान नहीं कर पा सकते हैं, ये किनका आरबीसी है या नहीं है, ऐसे करके। आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है और हेमोग्लोबिन में क्या है, Fe पाया जाता है। Fe मतलब लोहा, लोहे की कमी हो जाती है। अगर आपके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में लोहे की भी कमी हो सकती है, आयरन की कमी हो जाती है, और आयरन की कमी से ही हमारा क्या होता है, एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो आयरन की कमी यानी कि हेमोग्लोबिन की कमी होती है, हेमोग्लोबिन की कमी होने से आपके शरीर में आयरन की कमी होगी, और आयरन की कमी से ही एनीमिया नाम की हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है। आरबीसी के कमी होने से, यह लगभग हमारे शरीर में, आप लिख सकते हैं, यह लगभग 50 लाख हमारे शरीर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा आरबीसी ही होता है, यह लगभग हमारे शरीर में 50 लाख इसकी मात्रा होती है। और 50 लाख में भी ये नहीं है कि इतना ज्यादा मात्रा है हमारे शरीर में कुछ नहीं होगा। 50 लाख से अगर इसकी संख्या लगभग 50 लाख होती है, ठीक है। और इसकी संख्या अगर कम हो जाती है तो हमारे शरीर में एनीमिया नाम की बीमारी होती है। आरबीसी मदद क्या करता है? आरबीसी हमें एनर्जेटिक रखता है, ठीक है। मतलब हमेशा अगर आरबीसी हमारे शरीर में कम हो जाती है, हमारे शरीर में रेड ब्लड कॉर्पसेल्स अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें सुस्ती टाइप का एहसास होता है, कोई काम हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, लेजीनेस टाइप का होगा, ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ने वक्त नींद लगेगा, इस टाइप की चीजें हमारे शरीर में होती है। तो आरबीसी जिनके शरीर में ठीक है वो अपना काम एनर्जेटिक रूप में करते हैं, हमेशा ऊर्जावान होते हैं। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इसे टेक्निकल नाम में कहते हैं ल्यूकोसाइट, जिसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है, या इसका कोई आकार नहीं होता है हमारे बॉडी में, बहुत ही कम मात्रा में होता है। अगर इसकी मात्रा लिखे तो आप लिख सकते हैं, ये हमारे 10,000 ही होता है इसका मात्रा, बहुत ही कम मात्रा होता है, ठीक है। इसमें केंद्रक होता है, ठीक है, इसका अपना केंद्रक होता है, इससे आप डीएनए सब की पहचान कर सकते हैं। रोगों से रक्षा करता है, इसका जो मेन काम होता है वह रोगों से रक्षा करता है। रोगों से रक्षा क्या करता है? यह जो डब्ल्यूबीसी होता है बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण चीजें वो है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इन डब्ल्यूबीसी में यह पाया जाता है। एंड क्या क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। यह हमें रोगों से रक्षा करता है, अर्थात जब हमारे बॉडी में या ब्लड में किसी भी प्रकार के कीटाणु या किसी प्रकार के वायरस जब एंट्री मारते हैं तो मोनोसाइट एंटीबॉडी जो है उस चीज को डिटेक्ट करता है, उस चीज को पकड़ता है कि हमारे ब्लड में जो है या कीटाणु या ये वायरस जो है, विषाणु हमारे शरीर में घुस चुका है, हमारे ब्लड में आ चुका है। तो वो एक्टिव होता है और उस चीज को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद लिम्फोसाइट क्या करता है? उस विषाणु के साथ लड़ाई करता है। अगर हमारा लिम्फोसाइट एक्टिव है, स्ट्रांग है, तो उस विषाणु कीटाणु को वह मार देता है, ठीक है। यह लिम्फोसाइट का काम है उस विषाणु को मार देना।
डिटेक्ट करने का काम एंटीबॉडी करता है, उसे पकड़ने का काम एंटीबॉडी करता है कि हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में वह कीटाणु या विषाणु आ गया है। मारने का काम लिम्फोसाइट करता है, और मोनोसाइट क्या करता है, जो मर गया है, जो विषाणु कीटाणु मर गया उसका भक्षण करता है। इसे हम भक्षी भी कहते हैं। या मोनोसाइट उस कीटाणु विषाणु को क्या करता है, सड़ागला देता है, नष्ट कर देता है, खुद भक्षी कर लेता है, उसे खा जाता है। तो यह तीनों काम होते हैं। लिम्फोसाइट जो होता है यह टी आकार का होता है, इसे हम टी सेल भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। लिम्फोसाइट जो होता है वो टी आकार का होता है, टी सेल होता है, इसे हम टी सेल भी कहते हैं। तो अब आपको WBC समझ में आ गया होगा। इसकी मात्रा 10,000 होती है। प्लेटलेट्स जो तीसरा है, वह तीसरा पार्ट प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स को हम बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट्स का आकार जो होता है उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, यह हमें शक्ति प्रदान करता है, यह भी हमें क्या देता है, एनर्जी प्रदान करता है। हमारे शरीर में अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो हमारा बॉडी बहुत ज्यादा मतलब कमजोर हो जाता है, उस स्थिति में हम कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, और यह इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, और रक्त का थक्का बनाने में यह प्लेटलेट्स हमें मदद करता है। अगर हमारा शरीर कहीं कट फट जाता है तो प्लेटलेट्स ही क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है। अगर ऐसा नहीं होता, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कम है, तो हमारे शरीर अगर कट फट जाएगा तो वहां पे रक्त जो शरीर से बाहर आने लगता है, तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का नहीं बनाएगा, आपके शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड बाहर आ जाएगा, फिर आपके शरीर में मतलब हानि हो सकती है। आपका खून सारा सही से बाहर आ जाने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वह रक्त का थक्का बनाते हैं। रक्त का थक्का बनाने की क्रिया विधि मैं अभी बताऊंगा कि रक्त का थक्का बनाने में कैसे, मतलब किस प्रकार से रक्त का थक्का बनता है। तो आप बस यहाँ समझिए कि प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का बनाने में हमारा मदद करता है। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में लगभग 2 लाख के आसपास होता है। हमारे शरीर में लगभग 2 लाख के आसपास हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या होती है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाने की वजह से हमारे शरीर में कमजोरी होने लगता है, हमारा शरीर एक्टिव नहीं रह पाता है, हम हाथ पांव या कोई भी कार्य सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए कभी कभी आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स अगर कमी है तो आपको ब्लड चढ़ाना होता है, ब्लड चढ़ना पड़ता है। और प्लेटलेट्स की कमी हो जाने की वजह से आपको कभी कभी सलाह दिया जाता है हरे साग सब्जी फल फूल खाने का, जैसे कि बकरी का दूध पीने का, उसमें प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने की क्षमता होती है। या एलोवेरा या ग्लूकोई या ग्लूकोई कहते हैं, वो जो सलाह दिया जाता है उन मरीज को यूज करने के लिए। तो हमने रक्त की संरचना के बारे में पढ़ा है कि रक्त की संरचना किस प्रकार से होती है। एक चीज और इसके बारे में ध्यान रखना है कि जो आरबीसी होता है इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। 120 में हमारा आरबीसी 120 दिन के बाद हमारा एक मतलब आरबीसी की जो होती है वह उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्या होता है, मतलब आरबीसी खराब हो जाता है, जो ब्लड पार्ट्स है फिर से नया बनता है, ऐसा नहीं है नहीं बनता है, फिर से दोबारा बनता है। लिकोसाइट जो होता है WBC होता है, यह भी हमारा लगभग 4 दिन में खराब हो जाता है, और इसका भी लगभग 7 या 10 दिन इसका भी समय होता है जिसमें यह प्लेटलेट्स हमारे खराब हो जाते हैं। ये तीनों का एक जीवन काल है, हम यहाँ लिख सकते हैं 7 से 10 दिन। ठीक है, तो ये हमारा 120 दिन में आरबीसी हमारे बॉडी में जो है, जो अभी है, वो लगभग 120 दिन के बाद खराब हो जाएंगे। WBC जो हमारे शरीर में है वो ठीक 4 दिन के बाद खराब हो जाएगा। प्लेटलेट जो है वो हमारा 7 से 10 दिन में खराब हो जाता है। अब खराब हो जाता है तो आप सोचेंगे कि फिर ये हमारा ब्लड काम कैसे करेगा, नहीं, तो ये प्लाज्मा हमारा बचा हुआ रहता है, प्लाज्मा फिर से इन चीजों का निर्माण करता है। ठीक है, ये जो पार्ट्स जो भी मतलब खराब हो जाते हैं वो प्लिया में जाके जमा हो जाता है, स्प्लीन में जाके जमा हो जाता है अपने कब्रिस्तान में, और यह जो प्लाज्मा है वो फिर से बोन मेरो की मदद से क्या होता है, निकालता है कि निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो हमारे शरीर में ब्लड मरता रहता है और बनता रहता है, तो यह अपने अपने जीवन काल पर खत्म हो जाता है। फिर से प्लाज्मा तो हमारे शरीर में बचा ही होता है, फिर से यह अस्थि मज्जा में क्या होता है, हमारा आरबीसी WBC इन सभी चीजों का निर्माण हो जाता है। तो यह हमने ब्लड की संरचना के बारे में पढ़ा था। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड के बारे में पढ़ते हैं क्या कि रक्त की मात्रा हमारे शरीर में जो होती है, पुरुष में लगभग थोड़ा ज्यादा होता है, 5.5 लीटर होता है, और महिलाओं में यह लगभग 5 लीटर के बाद थोड़ा सा आधा लीटर या 1 लीटर लगभग में यह है, लगभग में हमने इस चीज को नोट किया है। यह महिलाओं में थोड़ा मात्रा इनकी कम। गाइस वीडियो के इस पार्ट में आवाज़ टेक्निकल इशू की वजह से गायब हो गया है, इसी वजह से मैं ओवर वॉइस दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे यह बता रहा था कि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में चूँकि ब्लड ज़्यादा होता है, इसी कारण से
पुरुषों में हेमोग्लोबिन भी ज़्यादा पाया जाता है, यह लगभग 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जबकि महिलाओं में यह 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और हेमोग्लोबिन में Fe पाया जाता है, अर्थात हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, लोहा की मात्रा पाई जाती है। तो चूँकि पुरुष में हेमोग्लोबिन महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होता है, इसीलिए पुरुषों में Fe ज़्यादा पाया जाता है, जिस कारण से पुरुषों का त्वचा जो होता है वो थोड़ा रिजिड होता है, कठोर होता है महिलाओं की तुलना में, क्योंकि और महिलाओं में आयरन की मात्रा कम होती है हेमोग्लोबिन के कारण इस वजह से महिलाओं की त्वचा जो होती है थोड़ी कोमल होती है। हमने इस स्लाइड में रक्त की संरचना और रक्त के कुछ विशेष गुणों के बारे में पढ़ा है। वीडियो के नेक्स्ट स्लाइड में हम रक्त का थक्का कैसे बनता है अर्थात ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का कैसे बनता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनना हमारे शरीर में जरूरी होता है। जैसे कि अगर हमारे शरीर में कहीं पर कट लग जाती है या कट जाता है तो हमारे शरीर से बहुत सारे रक्त बाहर आने लगते हैं। तो उस समय रक्त का जमना बहुत ही जरूरी होता है। अगर रक्त नहीं जमेगा तो हमारे शरीर में बहुत मात्रा में अगर रक्त बाहर आ जाने से हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिससे हम विभिन्न प्रकार की बीमारी का सामना या कभी कभी लोगों की मृत्यु भी हो जा सकती है। इसलिए रक्त का थक्का बनना बहुत ही जरूरी होता है। तो हमारे शरीर के रक्त में ही कुछ ऐसे प्रोटीन मौजूद हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं, और यही वजह है कि जब आपका कहीं पर कट जाता होगा तो आप देखते होंगे कि वहां पर ब्लड कुछ देर के बाद खुद ही वहां पर रक्त का थक्का बन जाता है, जम जाता है उसको। ठीक है, तो कैसे जमता है उस प्रोसेस को मैं बता देता हूँ। तो रक्त का थक्का बनाने में सबसे मोर इम्पोर्टेंट जो होता है वो हमारा प्लेटलेट्स होता है, जो अभी हमने रुधिराणु के बारे में पढ़ा था, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स जो टाइप होते हैं रुधिराणु में। रुधिराणु का सबसे जो मेन पार्ट है प्लेटलेट्स ही रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। जब हमारा कट लग जाता है तो प्लेटलेट्स जैसे ही बाहर आता है तो वह वायु के साथ संपर्क में आता है, और वायु के साथ संपर्क में आते ही वह थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है, मतलब वहां पे थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। यह एक तरह का प्रोटीन है थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो क्या करता है फिर यही थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, हमारे शरीर में मौजूद कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन क्या है तो हमने भी बताया था, प्लाज्मा में पाए जाने वाला एक प्रकार का यह प्रोटीन है। यह तीनों थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन, यह तीनों मिलकर फिर थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। और फिर यह थ्रोम्बिन जो होता है वह फाइब्रिनोजेन मतलब कि जो प्लाज्मा में पाया जाता है, वो भी प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इन दोनों के साथ मिलकर वह क्या बनाता है, फाइब्रिन बना देता है। और यह फाइब्रिन जो होता है यह जाली टाइप का होता है। यह फाइब्रिन जो होता है वह जाली नुमा संरचना जैसा होता है। यही फाइब्रिन जो है मतलब जहां पे कट लगता है वहां पे आकर फाइब्रिन बन जाता है, और फाइब्रिन जाली जैसा संरचना यहाँ पर तैयार कर देता है। और जैसे ही जाली जैसा संरचना तैयार कर देगा जहाँ पे कट लगा है, ठीक है, तो वहां पे रुधिराणु जो हमारे ब्लड में मौजूद है रुधिराणु, ठीक है, वह जाली में आकर फंस जाता है। जो रुधिराणु हमारे ब्लड में वह जाली में आकर फंस जाता है। जैसे अभी मैं अगर एग्जांपल लूं, जैसे कि यहाँ मेरा कट लग गया था तो मेरे हाथ से बहुत सारा ब्लड बाहर निकल रहा था। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि प्लेटलेट्स वहां से बाहर निकला, हवा के संपर्क में आया और यह थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लिया। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे शरीर में मौजूद कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करता है, और थ्रोम्बिन और फाइब्रोनिजिन फिर दोनों मिलकर क्या करता है, फाइब्रिन बनाता है। और जैसे ही फाइब्रिन यहाँ पर बन गया तो फाइब्रिन जाली जैसा संरचना यहाँ पर तैयार कर देता है जहां पर कटा है। और जहां कटा है तो हमारे शरीर में तो रक्त का परिसंचरण होते रहता है, तो उसमें जो रुधिराणु आते हैं उस फाइब्रिन में जाली में आकर फंस जाते हैं, और जिससे रक्त का थक्का हो जाता है। ठीक है, और इन सब को प्रोसेस होने में विटामिन के बहुत ज्यादा मदद करता है। इसलिए हम कहते हैं कि विटामिन के जो है वह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो यह बच्चों के क्लास में यह बताया जाता है कि विटामिन के ही रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। लेकिन विटामिन के ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब मिलकर विटामिन के का रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा प्रोटीन मदद करता है तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। पूछेगा कौन सा, रुधिराणु का कौन सा पार्ट, रुधिराणु के 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो रुधिराणु का कौन सा पार्ट रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है तो वो हमारा प्लेटलेट्स होता है। और अगर विटामिन पूछेगा तो विटामिन के मदद करता है। और अगर तत्व पूछेगा कौन सा एलिमेंट है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है तो वो है कैल्शियम। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है।
लेकिन अब यह क्वेश्चन ये होता है, ऐसा रक्त थक्का बनाता है तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर में जो रक्त है वह क्यों नहीं जमता है? तो हमारे शरीर के अंदर में एक प्रोटीन पाया जाता है, वह विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो प्लाज्मा में मौजूद होता है। हमने बताया था कि प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजेन, उसके बाद ये प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। हिपेरिन सबसे मोर इम्पोर्टेंट होता है। यह हिपेरिन प्लाज्मा में पाया जाता है जो रक्त को जमने नहीं देता है। इस सब का यह उल्टा है, यह रक्त को जमने में मदद करता है और इस सब पर भारी पड़ता है हिपेरिन। हिपेरिन कहता है कि जब तक हम ब्लड में रहेंगे हम रक्त को जमने नहीं देंगे। कब? शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर रक्त में हिपेरिन नाम की प्रोटीन, प्लाज्मा में हिपेरिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है जो रक्त को जमने नहीं देती है। यही कारण है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। लेकिन कभी कभी किसी परिस्थिति में कहीं पर अगर हिपेरिन की कमी हो जाती है तो वहां पे रक्त का थक्का बनने लगता है, जिससे हमारी रक्त की जो नस होती है, रक्त जिसमें प्रवाहित होता है, वह नस फट जाता है और जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। और ऐसी यही घटना के कारण ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक वाली मतलब सिचुएशन में, उस स्थिति में यही मतलब हार्ट अटैक और क्या कहते हैं, मस्तिष्क ब्रेन हेमरेज जो होता है उसमें ज्यादातर घटना इन्हीं कारणों से होता है कि कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और वहां का जो, क्योंकि मस्तिष्क का जो नस होता है ना, मस्तिष्क के जो वेन होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं अदर बॉडी पार्ट्स की तुलना में, जिस कारण से अगर वहां ब्लड क्लॉटिंग होता है तो वहां फट जाती है नस, जिस वजह से उसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं, जिसमें आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। बहुत ही कम चांस होता है बचने का, ठीक है। और दूसरा हार्ट अटैक में भी, हार्ट ब्लॉकेज में भी यही घटना सामने निकल कर आती है। ज्यादातर यही ब्लड क्लॉटिंग ही होता है। दूसरा, जब हम हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां भी हम इस चीज के बारे में और चर्चा करेंगे। लेकिन हिपेरिन के साथ एक मतलब वाक्य है कि हिपेरिन अगर वायु के संपर्क में आ जाए तो हिपेरिन नष्ट हो जाता है, तो वह ब्लड को फिर जमने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। अर्थात जैसे हमारा यहाँ कट गया तो यहाँ पे जो हिपेरिन निकला, वह हिपेरिन वायु से अगर मिल जाएगा ना, वायु के संपर्क में आ जाएगा तो हिपेरिन नष्ट हो जाएगा, तो फिर तब यह काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि यह वायु की उपस्थिति में करता है। तो अगर हमारे शरीर में हिपेरिन मर जाएगा तभी यह काम करना शुरू करेगा। तो हिपेरिन कब मरेगा? जब यह वायु के संपर्क में आएगा, ठीक है। जब हिपेरिन वायु के संपर्क में आता है तो वहां का हिपेरिन नष्ट हो जाता है और तब ये सब चीज भारी पड़ता है, ब्लड का थक्का बनाने में मदद करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोध होते हैं। मतलब यह कहता है कि हम ब्लड को जमने नहीं देंगे और यह कहता है हम ब्लड को जमा देंगे, लेकिन उसमें वायु का भी इंपॉर्टेंस होता है। वायु जब इसके साथ मिलता है तो इसको नष्ट कर देता है और तभी यह मिलकर ब्लड का थक्का बना देते हैं। और यहाँ पर अगर आप हिपेरिन के बारे में एक चीज और समझेंगे, जब डॉक्टर लोग सुई देता है तो वह अपने सिरिंज का जो इंजेक्शन का यूज करते हैं, इंजेक्शन का, तो उसमें हवा नहीं रहने देता है, क्योंकि अगर इंजेक्शन में थोड़ा भी हवा रहेगा ना, देखते होंगे दवा को एकदम सुई तक चढ़ा देता है, थोड़ा सा दवा बाहर भी गिरा देता है, ताकि उस सिरिंज में हवा नहीं रहना चाहिए। अगर वो हवा हमारे नस में, वेन में डालेगा तो उस रक्त में हिपेरिन की मृत्यु हो जाएगी और हिपेरिन जैसे मर जाएगा तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग होने की संभावना हो जाती है, ठीक है। वायु के संपर्क में आते ही फिर ये सब एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही वायु अगर नस में डाल देंगे तो फिर ये सब एक्टिव हो जाएगा, ये मर जाएगा और ये एक्टिव हो जाएगा, तो वहाँ ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, जिस वजह से हमारा हाथ दर्द करने लगता है अगर वायु जाता है। वही होता है सलाइन चढ़ाने वक्त, जब डॉक्टर हमें पानी चढ़ाता है तो ध्यान रखा जाता है कि बोतल में ऊपर में छेद किया जाता है, जब बोतल खाली होने से पहले ही, मतलब बोतल खाली होने से पहले ही उसे बंद कर दिया जाता है, सिरिंज जो चढ़ता है, ताकि हवा ना वेन में चला जाए। हवा अगर वेन में जाएगा तो वहां पे हिपेरिन मर जाएगा और ये एक्टिव हो जाएगा, और ये एक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिव होता है वायु के आने से, ठीक है। तो वायु के आने से ये एक्टिव हो जाएगा तो रक्त का थक्का बन जाएगा, जिससे हमारे शरीर में शरीर फूल जाता है और दर्द करने लगता है। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से रक्त की विशेषता, रक्त के कार्य, रक्त की संरचना और रक्त का थक्का बनने के बारे में आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा मतलब मेरे ऑफलाइन के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने यह रिक्वेस्ट किया था कि भैया आपका वीडियो थोड़ा लंबा होता है, तो यह मैं एग्री करता हूँ, आपका वीडियो लंबा होता है। इसका यह कारण है मैं वीकली वीडियो बनाता हूँ, तो अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैं बनाऊंगा तो बहुत दिनों में एक चैप्टर या एक टॉपिक कंप्लीट होगा। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक
टॉपिक को प्योर कंप्लीट करूं, मतलब पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लो, जिस कारण से वीडियो हमारी थोड़ी लंबी होती है। हालांकि ये मेरे लिए भी एक नई पहल है, मेरे लिए भी एक नया तरीका है। धीरे धीरे मैं भी इसमें एक्सपीरियंस होता जाऊंगा और मैं टॉपिक को छोटा करता जाऊंगा, और रेगुलर जब बनाने लग जाऊंगा हर दिन वीडियो, तो मैं इस वीडियो को छोटा कर दूंगा, 10 या 12 मिनट या 20 या अधिकतम 20 मिनट तक का यूज करूंगा। तो वो धीरे धीरे मुझे भी आदत लग जाएगी। उसके लिए देखते हैं कब आदत लगती है। हालांकि अगर अभी मैं बस यही मेरा टारगेट रहता है कि मैं वीकली बनाता हूं, तो मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो एक पूरे टॉपिक को पूर्ण रूप से समाप्त करूं, ताकि बच्चे को कहीं से भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो उस वीडियो में। तो आई होप आपको आज का रक्त का क्लास काफी अच्छा लगा होगा। रक्त के बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो पार्ट समझ में नहीं आया होगा आप उसे कमेंट में डालें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पार्ट की चर्चा करूंगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।